क्या हाल चाल? बढ़िया। चलिए आज थोड़ा देख लेते हैं, कुछ कुछ पोर्शन बचा हुआ था हमारा। ठीक है, आज 2 टॉपिक कुछ कर लेते हैं और सब खैरियत। पिछले वाला वीडियो अगर आप लोग देख लिए हैं तो बहुत शानदार, नहीं देखे हैं तो ये शानदार। अब कहाँ हम बोले, तो चलिए बिना टाइम गंवाए बात तो होगा, बीच में बात होता रहेगा। इससे पहले एटलस जरूरी है या ब्लैंक मैप होना जरूरी है, अदरवाइज बेकार है। याद कितना कीजिएगा, भुला जाएगा। 10 गो मान लीजिए 15 गो क्रॉप है और सब क्रॉप के सब 10 गो स्टेट है। करिएगा, कितना करिएगा, करिए, दम है तो करिए, नहीं तो देखिए अगर आपके पास एटलस रहेगा तो क्लियरली देखिए, मैं आपको दिखा देते हैं। जिसके पास ऑक्सफोर्ड का पेज होगा उसमें पेज नंबर 40 नंबर, ये देखिए, ये देखिए। ठीक है, इस तरह से आपको दिया रहेगा तो आसानी हो जाएगा याद करने में। लेकिन आराम से यहाँ पर लिख लीजिएगा कि ये वाला यहाँ है, ये वाला यहाँ है, कौन कहाँ पाया जाता है। तो इससे क्या होगा, आसानी हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, आपको आसानी हो जाएगा याद करने में। ठीक है, और नहीं तो फिर दिक्कत है। तो चलिए देख लेते हैं कुछ कुछ नॉन फूड क्रॉप्स, यानी कि वैसा फसल जेकरा खाए नहीं जाता है, यानी जिसको खाना नहीं है। अब माने रबर हुआ तो माने खाए लगे, कटर पेंसिल, मतलब आपको स्कूल में या पेंसिल से लिखते थे तो रबर तो माने पेंसिल लोग खाता है, मान लेते हैं पेंसिल के चौक खल्ली लोग खा लेता था, लेकिन अब रबर थोड़ी खाता है। हाँ, रबर काट काट के फिर देता कि पापा नया रबर खरीदेंगे। तो रबर माने रबर माने क्या होगा? ठीक है, रबर क्या है? इक्वाटोरियल क्रॉप है। इक्वाटोरियल क्रॉप का मतलब समझ रहे हैं आप, समझ रहे हैं ना? धरती को देख ले थोड़ा, तो भैया ये हो गया धरती माता, अन्नदाता। दिस इज इक्वेटर, यानी ऐसा लाइन जो धरती के बीचों से पास हो, उकरा कहते हैं इक्वेटर। ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बीमारी नहीं, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इक्वेटोरियल एरिया यानी ये वाला जो एरिया है इसके बीच, यानी या ट्रॉपिकल, किसी किसी कंडीशन में ट्रॉपिकल एरिया में होता है और किसी किसी कंडीशन में सब ट्रॉपिकल एरिया में भी होता है। ज़्यादातर रबर का जो खेती है, यानी वैसा देश जो कि इक्वेटर के पास पाए जाएंगे। ठीक है, उन देशों में आप मैप पर जाके देख लीजिए, जो देश इक्वेटर के पास होंगे उकरा में खेती रबर का ज़्यादा होगा। अब हम खुद सोच लीजिए कि हमने इक्वेटर पर है कि यहाँ पर यह ट्रॉपिकल, आधा ट्रॉपिकल में है, आधा सब ट्रॉपिकल में है। यानी हम लोग भारत यहाँ पर ही भारत बना दिए, तो आधा ट्रॉपिकल में है, आधा सब ट्रॉपिकल में है। ठीक है, तो हम लोग के पास खेती होगा, लेकिन इक्वेटर वाला उतना ज़्यादा नहीं होगा जैसा इक्वेटर पर बरियार होता है, हम सब मार के इक्वेटर। ठीक है, तो अब क्या होता है, कुछ कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन में आपके ज्योग्राफी बुक में लिखा होगा कि एक्स्ट्रा कंडीशन में ट्रॉपिकल एरिया या सब ट्रॉपिकल एरिया में भी इसका खेती कर लिया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, इसमें तो कोई समझाने वाला बात है नहीं। रेनफॉल का बात करें ये तो याद करने वाला है, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा। ठीक है, रेनफॉल में पानी पड़ना चाहिए। यानी देख, रेनफॉल जो नापा जाता है कैसे नापा जाता है, समझ में नहीं आता होगा कि 200 सेंटीमीटर कितना, 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा। ठीक है, ये समझ में नहीं आता होगा आपको। देखिए समझ लेते हैं, ये खाली बर्तन ले लीजिए। ठीक है, खाली बर्तन ले लिया जाता है, एक तरह से खाली बर्तन हम ले लिए, इसको किस तरह से नापा जाता है, पानी पड़ रहा है। ठीक है, ये वो खाली बर्तन ले लिए, मान लीजिए कुछ वहाँ खाली बर्तन है, और उसको इस तरह से रखा जाता है, ज़मीन पर नहीं रखा जाता है। ठीक है, उसको थोड़ा सा हवा में अब किसी चीज़ के सहारे रख दिया जाता होगा, स्टैंड के सहारे। जब पानी पड़ता है तो उसका एरिया कितना है, ठीक है, उस एरिया के हिसाब से उसमें कितना पानी गया, तो मतलब खाली बर्तन था कितना भर गया, इतना भरा, इतना भरा, इतना भरा। ठीक है, इसलिए उसी चीज़ से नापा जाता है कि हाँ भाई 10 सेंटीमीटर भर लगा, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, इतना पानी पड़ा है। अब ज़मीन पर कहीं नहीं रखा जाता है, अगर ज़मीन पर रख देगा, ठीक है,
तो अगल बगल जो जमीन होगा वहाँ से छिटका पड़ के और पनिया एकरा में आ जाएगा। कुछ कुछ छिटका पड़ता है ना, छिटका आएगा टकराएगा, छिटका पड़ के एकरा में बर्तन जो होगा आपका उसमें गिर सकता है। यानी अगल बगल वाले भी कुछ रिफ्लेक्ट होके टकरा के इसमें आ सकते हैं। तो हो सकता है पानी पर 5 दिखा देगा 6 7, तो एक्यूरेट नहीं मिलेगा, यहाँ से थोड़ा एक्यूरेट मिलता है। तो इस तरह से नापा जाता है, ठीक है। तो आप खुद सोच लीजिए कि एगो तो इक्वेटोरियल क्रॉप है, ऊपर से इसको रेनफॉल चाहिए 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा, और टेम्परेचर भी क्या चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा, यानी एबव 25 डिग्री सेल्सियस। तो अब सबसे बड़ा चीज़ है कि 25 डिग्री सेल्सियस कौन इलाका में होगा और 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा कौन इलाका में पानी पड़ेगा। तो यानी आप खुद सोच लीजिए कि एगो केरला वाला एरिया है। अगर इंडिया का आप मैप देखें, अगर आप हम लोग मैप देखते हैं इंडिया का इस तरह से, ठीक है, तो ये वाला जो इलाका होगा यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी पड़ता है, ठीक है। कि ये एरिया है आपका केरला, तो सबसे ज़्यादा केरला में ही होगा ना, देख रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर खेती होता है, केरला में। यहाँ 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा पानी पड़ता है। उसके बाद यहाँ बगल में तमिलनाडु, ठीक है, कर्नाटका यहाँ पर। उसके बाद मेघालय यहाँ पर हो जाता है, जहाँ पर गारो, खासी, जयंतिया 3 गो पहाड़ी है, और तीनों में टकरा के खूब पानी पड़ता है, माने गर्दा मचा देता है। वहाँ पर हम क्या बताएं, मतलब जाके 10-20 दिन रख लीजिएगा तो अपना ही समझ में आ जाएगा कितना पानी पड़ता है, ठीक है। और जहाँ ज़्यादा पानी पड़ेगा वहाँ ज़्यादा जंगल, तो मेघालय में ढेर सारे जंगल है, केरलों में है, इसीलिए तो ये सब हॉट स्पॉट कहलाता है। हॉट स्पॉट कहने का मतलब होता है कि जितने ज़्यादा, जैसे आप ही के इलाका में खूब 10 दिन पानी पड़ जाए, देखिएगा एक से एक घास जमे लगेगा, एक से एक जानवर नजर आने लगता है। तो होता क्या है कि जहाँ ज़्यादा पानी पड़ता है वहाँ एक से एक तरह के पेड़, एक से एक जानवर, हम ढेर मानी तन्नी बुट के बड़का छोटका सब एक तरह, मतलब सब रंग बिरंग के जो पेड़ मिलेगा, जानवर मिलेगा। अब वहाँ वेराइटी के आदमी मिलता है, आदमी नहीं वह इंसान, जानवर, ये सब। तो अब क्या होता है, वो हॉट स्पॉट कहलाता है, यानी कि उस जगह में बहुत ज़्यादा तरह के जानवर या पेड़ मिले, डाइवर्सिटी टाइप का, तो वैसे जगह को हॉट स्पॉट बोला जाता है। तो ये सब चीज़ हॉट स्पॉट होता है। छोड़िए ये सब चीज़ अलग का मैटर है। अब इंडिया जो है 5वें नंबर पर आता है, किस में, वर्ल्ड प्रोड्यूसर में, यानी वर्ल्ड में 5वें नंबर पर आता है इंडिया रबर प्रोड्यूस करने में। स्क्रीन पर आपके मैप दिख रहा होगा, उसको देख लीजिए और ग्राफ में आप डिनोट कर लीजिएगा, याद करने में आसानी रहेगा, ठीक है। अब आते हैं फाइबर क्रॉप। फाइबर माने रेशा, जिससे रेशा रस्सी जैसे मिलता है उसको बोलते हैं फाइबर क्रॉप। जैसे कॉटन हो गया, जूट हो गया, हेम्प हो गया, ठीक है, और नेचुरल सिल्क हो गया। ये तो शायद नाम सुने होंगे, ई और ये सुने होंगे, ठीक है। ये तो देखो किए होंगे, ये सब देखे होंगे, लेकिन ये हम नहीं देखे हैं, ठीक है, देखेंगे तो बताएंगे। चलिए, तो कॉटन और जूट और हेम्प, ये तीनों जो है, ये तीनों आपको मिलते हैं क्रॉप्स, यानी पेड़, जमीन में पेड़ रोपा गया और वहाँ से वो क्या हो गया, मिल जाता है। यानी फसल, जैसे गेहूँ कैसे मिला है, चावल कैसे मिलता है, ठीक है, तो उस तरह से ये मिलता है तुम्हारा क्या, कॉटन, जूट और हेम्प, ये तीनों जो है आपस मिलता है हम लोगों को, ठीक है। अब क्या करता है, साड़ी बनता है, एक से एक कपड़ा डिजाइनर मिलता है, सिल्क के साड़ी एकदम देखते नहीं है जितने खतरनाक होता है। रुआ के तकिया, कॉटन के तकिया देखिए गुलगुल एकदम होगा, ठीक है। आज तो आ जाता है फोम वाला, पहले कॉटन का जो तकिया होता है बहुत शानदार होता है। जूट का बोरा, तो ये सब चीज़ होता है, बहुत यूज होता है ये सब, ठीक है। ये सब खाने वाला चीज़ नहीं है। और जो चौथा चीज़ है नेचुरल सिल्क, यानी सिल्क, जैसे लोग बोलता है सिल्क के कपड़ा, सिल्क के साड़ी, ठीक है। लेडीज लोग सिल्क का साड़ी पहनती है, आदमी क्या पहनेगा, सिल्क के शर्ट, ठीक है। कॉटन के शर्ट खरीदने ढेर लोग के बाई भाग जाता है। तो नेचुरल सिल्क ये हो गया फ्रॉम सेरीकल्चर। तो देखिए होता क्या है कि एक मलबरी का पेड़ होता है और उस पेड़ पर जो कोकून नाम का जानवर होता है, ठीक है, उसको पाला जाता है, उसके पत्ता पर ही ये सर्वाइव करता है, ठीक है। और जब वो खाता पीता है कुछ और लैट्रिन करता है तो वहाँ उसका लैट्रिन से सिलिक निकलता है शायद, ठीक है। तो उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं सेरीकल्चर और उसी चीज़ का हम लोग सिल्क बोलते हैं। यानी क्या होता है, सेरीकल्चर में क्या होता है, सिल्क वर्म, जो सिल्क वर्म निकालने का जो तरीका है, यानी कोकून को पोसा जाता है मलबरी ट्री पर, वहाँ से वो सिल्क निकलता है, इसी चीज़ को बोलते हैं सेरीकल्चर। डिफिनेशन आपके बुक में देवल होगा और वहाँ से मिलता है। यानी आप
देख रहे हैं कि 3 चीज़ नेचुरली मिल रहा है, पेड़ से मिल रहा है, पेड़ पौधा से, एगो जानवर से मिल रहा है। ठीक है, अब बारी बारी से जो इम्पोर्टेंट है कॉटन और जूट, इसको हम लोग देख लेते हैं जो आपके बुक में है। सिल्क देखना है, जाके कहीं सिल्क के सारी दुकान पर खरीद लीजिए, आप पहन के 2-4 दिन घूमिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं तो कॉटन का क्या होता है। कॉटन 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड में 3रे नंबर पर आता है प्रोड्यूस करने में। सबसे खतरनाक ब्लैक सॉइल में होता है। सॉइल अगर चैप्टर पढ़े होंगे तो यही कुछ चीज़ें आपको याद होगा कि कॉटन कहाँ, तब भाई ब्लैक सॉइल। और सब याद नहीं रहता है, ये वाला याद रहता है, काले कहानी समझ में आता है, ये बड़ा जल्दी याद होता है। कॉटन और ब्लैक, काला से बड़ा गहरा नाता होता है। ठीक है, इसे हम भी देख रहे हैं, थोड़ा सा कावले हैं, सावले हैं। हम लोग जैसे जो चेहरा होता है वो क्या होता है कि धूपा में जाएंगे तो करिया हो जाएंगे, एसी में आएंगे तो गोर हो जाएंगे, तो बस वही चीज़ है। तो कॉटन क्या हो गया, ब्लैक सॉइल में उगता है। अब जरा इसका कंडीशन पर देखिएगा, टेम्परेचर हाई चाहिए, एगो तो ब्लैक सॉइल चाहिए, और टेम्परेचर माने खूब गर्म, हल्का रेनफॉल और हल्का पानी पटाना है, ज़्यादा नहीं, दिक्कत हो जाएगा। 210 फ्रोस्ट फ्री डेज, यानी 210 दिन ओला तोला ये सब नहीं गिरना चाहिए। मतलब देखते हैं ठंडा में गिरे लगता है, तो वो सब नहीं होना चाहिए। और सनशाइन पूरा कारा नहीं, हल्का मध्यम मध्यम, हौले हौले से दुआ लगता है, हौले हौले से धूपा लगता है, तो हौले हौले क्या लगना चाहिए, सनशाइन, ब्राइट सनशाइन। ठीक है, रिक्वायर 6-8 मंथ फॉर मैच्योर, यानी 6 से 8 महीना में ये तैयार हो जाएगा। कौन कौन स्टेट है, तो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक। देखिए सिंपल सा आपके मैप पर दिख रहा होगा, आपके स्क्रीन पर मैप कॉटन का। सिंपल सा बात है कि जहाँ ब्लैक सॉइल पाया जाएगा वहीं पर आपको कॉटन पाया जाएगा। तो डेक्कन प्लेट्यू जो है, डेक्कन प्लेट्यू कहने का मतलब है कि अगर हम बात करें, इसको हम मिटा देते हैं थोड़ा, देखिए ये इंडिया का मैप हो गया। ये वाला जो रीजन है मोटा मोटी, यही आता है आपका डेक्कन प्लेट्यू में, डेक्कन प्लेट्यू में। और इसमें जो रीजन है खास करके जो ब्लैक सॉइल पाया जाता है, एक तो गुजरात के कुछ इस पोर्शन में पाया जाता है, गुजरात के इस पोर्शन में ब्लैक सॉइल, और ये वाला जो महाराष्ट्र है, यहाँ पर महाराष्ट्र, यहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है तुम्हारा ब्लैक सॉइल। इस सब एरिया में रेड सॉइल ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, इस सब एरिया में रेड सॉइल ज़्यादा पाया जाता है, कम पाया जाता है ब्लैक सॉइल। कर्नाटका में थोड़ा सा यहाँ पर पाया जाता है थोड़ा। तो अब देखिए जहाँ पर ब्लैक सॉइल पाया जाएगा, देखिए होता क्या है कि जैसे जहाँ से भूकंप नहीं थी, लावा फूटा, लावा निकलता है, वोल्केनो आया तो लावा निकला, तो जो लावा नीचे से जैसे मान लीजिए भूकंप यहाँ पर ही आ गया थी, तो ये जो लावा है ये बाहर निकलेगा, और ये जब बाहर निकलेगा तो यहाँ पर जो बसा, ये सब जो लावा है, लावा यहाँ आके जम जाएगा और ये हो जाता है बसाल्ट, इसको बोलते हैं बसाल्ट। और धीरे धीरे वेदरिंग प्रोसेस है, यानी हवा आंधी तूफान के चलते ये धीरे धीरे टूटने लगता है, और यही आपका बन जाता है ब्लैक सॉइल। तो इस पोर्शन में ब्लैक सॉइल हो गया, और वहाँ पर खेती जो है बड़ा शानदार होता है। ठीक है, किसका, कॉटन का। तो यही चीज़ है। तो कहाँ कहाँ देख रहे हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तो वहाँ देखिए गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटका में ही कॉटन पाया जाएगा। अब आते हैं जूट पर, दिक्कत अब नहीं होना चाहिए। जूट को देख लेते हैं, कहा जाता है गोल्डन फाइबर, यानी गोल्डन फाइबर माने ऐसा फाइबर जो गोल्डन लगता है, यानी सोना नहीं लगता है, गोल्डन फाइबर जूट। कहाँ जब लगेगा, ग्रो इन वेल ड्रेन्ड सॉइल। वेल ड्रेन्ड सॉइल का मतलब ऐसा जमीन जहाँ खूब अच्छा से पानी नीचे घुस जाए। ठीक है, पानी पर आएगा, ऐसा जमीन है, मान लीजिए कि पानी नहीं घुस रहा है, सब दह के चल जा रहा, तो नहीं,
पूरा अच्छा से सोखना चाहिए पानी। वेल ड्रेन सॉइल इन द फ्लूड प्लेन वेयर सॉइल रिन्यूएबल, और मतलब ऐसा जगह जहाँ हमेशा बाढ़ आता है, और जब जहाँ बाढ़ आएगा तो नदी जो है जब वहाँ से कहीं से आ रहा है तो इरोजन करते हुए आएगा, मट्टी काटते हुए आएगा, अगल बगल एरिया के काटते हुए आएगा। जहाँ बाढ़ आएगा मट्टी को कहीं इथी करेगा, जमा भी तो करेगा, अगर कहीं से काट रहा है तो कहीं जमा भी कर रहा है, ठीक है। तो डिपोजिशन करेगा, जहाँ कहीं से इरोजन करेगा कहीं डिपोजिशन करेगा, और जाके डिपोजिशन करेगा, ठीक है। तो मट्टी जो है बार बार वहाँ पर नया होगा। जैसे मान लीजिए कोई ए जगह से चला, अब बी पर आते आते खूब मानी मट्टी जमा कर दिया, तो बी का जो मट्टी है सॉइल है वो तो नया हो गया। जब नया हुआ है तो क्या हुआ है कि जहाँ से काट के लाया है मट्टी को, ठीक है, जहाँ से मट्टी को काट के लाया है तो वो तो ऊपर वाला लेयर काट के लाया होगा। तो ऊपर वाला जब लेयर काट के ला रहा है तो उसमें बहुत सारा ह्यूमस होता है। लेयर ए जो होता है सबसे ऊपर वाला जो लेयर होता है वो ह्यूमस होता है भरा हुआ। तो उसको क्या क्या ह्यूमस लेके आया पूरा, और ह्यूमस जाके एक जगह मतलब पूरा उल्टी कर दिया, एक ही जगह जमा कर दिया, उस जगह पूरा फर्टाइल हो जाता है। तो उस जगह जब पूरा फर्टाइल हो गया तो वहीं पर आपको क्या होगा, जूट का खेती होगा। और दूसरा चीज़ हाई टेम्परेचर चाहिए, जब टेम्परेचर पूरा बरियार चाहिए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रोथ। जब पूरा बढ़ रहा है तब पूरा टेम्परेचर हाई चाहिए, माने पूरा गर्मी। तो कहाँ कहाँ होगा, तो खुद सोचिए कि नदी कहाँ ज़्यादा है, तो नदी ज़्यादा भाई ये वाला एरिया में, ठीक। यहाँ से तो आता है उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश से गंगा नदी आज आते हैं और बहाते यूपी बिहार और वेस्ट बंगाल, यहाँ पर ही पूरा। इधर से कोसियो नदी देखते हुए कि बिहार में हमेशा तूफान बाढ़ लाता है, एक से एक मतलब कितना लड़का बेचारा गरीब हो जाता है, क्या हम बोले, ठीक है। तो यहाँ पर ही क्या करते हैं, डिपोजिशन करते हैं। यहाँ पर देखते होंगे वेस्ट बंगाल में सुंदरबन डेल्टा, वो कैसे बना है, डिपोजिशन के ही कारण है, बहुत फर्टाइल है। वहाँ पर एक से एक तरह का पेड़, एक से एक तरह का जानवर पाया जाता है, वो भी एक हॉट स्पॉट में आता है। तो ये हो गया। तो कहाँ कहाँ होगा, वेस्ट बंगाल, बिहार, असम। असम में यही वाला नदी है तुम्हारा, यहाँ जो यहाँ टीसंगपो चलता है, ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पर असम उड़ीसा में कुछ कुछ, तो इन जगह पर आपका क्या हो जाता है, जूट का खेती होता है। तो याद करने से पहले आप देखिए, स्टेट डायरेक्ट याद करने जाइएगा तो दिक्कत होगा। सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर ही पैदा ही हो कह रहा है, आई हो रहा है तो ऐसा जगह कंडीशन ही फुलफिल हो कहाँ रहा है। जैसे हम बोले कि बाढ़ आ रहा है, तो बाढ़ कहाँ आ रहा है, ज़्यादातर कहीं सुने हैं साउथ में बाई चांस तूफान उफान आता है। तो ये सब चीज़ आपको देखे पड़ेगा, थोड़ा ये सब देख लीजिएगा, थोड़ा माइंड में समझे लेगा तो फिर याद चैप्टर याद होगा, ना तो बैठल रहिए याद होते रहेगा। तो इतना ढेर महारथी लोग आए और चले गए, ठीक है। तो इस चीज़ को यहीं पर देखते हैं। इसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक है इतिहास, थोड़ा जानेंगे, किसान के हालत खराब का है वो जानेंगे, कैसे निपटारा होगा वो जानेंगे। तो चलिए मिलते हैं। देखिए अब आते हैं थोड़ा सा कहानी समझते हैं। कहानी से समझिएगा तो बड़ा खतरनाक होगा। देखिए जैसे भारत गुलाम था अंग्रेज का, और गुलाम जब था उसी समय से देखिए हुआ क्या था कि शुरू में जो जिस समय भारत गुलाम था अंग्रेज़ों का, उस समय स्थिति थोड़ा, उससे पहले स्थिति थोड़ा सही था। लेकिन जैसे ये लोग आए, अंग्रेज आया, डच आए, फ्रांसीसी आए, ये लोग आए, तो इन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे अंग्रेजों ने क्या किया कि यहाँ के जो कारीगर थे, जो किसान थे, ठीक है, उन लोग को धीरे धीरे लोग शोषित करते गए और ऐसा ना माहौल बना दिए कि यहाँ का चीज़ यहाँ लोग यूज़ नहीं कर पाता था। यानी यहाँ का कपड़ा, जैसे यहाँ कॉटन हम लोग प्रोड्यूस कर रहे थे, ठीक है, लेकिन कपड़ा जो है यहाँ का नहीं पहनते थे। आज भी देखिए कॉटन हम लोग पर यहाँ से एक्सपोर्ट होता है, कॉटन बाहर विदेश में, और वहाँ से कपड़ा बन के आता है और 1500 2,000 10,000 के लोग कपड़ा पहनता है ब्रांडेड। क्या भाई, तो ये ब्रांडेड है, बाहर से आया है, ऐसा कुछ नहीं, हमारा ही सामान यूज कर रहे हैं, लेकिन आपको वो चीज़ बना के सिर्फ आपको दे रहे हैं, आप हम लोग मूर्ख है जो पहन रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसका योगदान आप देखे होंगे, हिस्ट्री जब पढ़िएगा तो वहाँ समझ में आएगा। तो
तो टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल लैंडफॉर्म में हम जानेंगे। सबसे पहले तो जानेंगे कि अभी किसान का हालत क्या है। बहुत बद हालत है किसान का, अगर सही में स्थिति पूछे तो बहुत ख़राब है। आप हर 10 दिन के बाद एक आर्टिकल उठाइएगा और देखिएगा तो आपको नज़र आएगा कि हर एक 2 दिन के बाद कहीं फसल बर्बाद हुआ है तो कहीं पर किसान आत्महत्या कर रहा है। कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि किसान ने आंदोलन किया था, ठीक है। तो ये मतलब आखिर ये ज़रूरत हो क्यों रहा है, तो थोड़ा सा पहले हिस्ट्री समझते हैं, बैकबोन समझते हैं, उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है और वाकई में रियलिटी क्या है, थोड़ा उस पर भी हम नज़र डालेंगे। इन चीज़ों के अलावा थोड़ा सा हम ये भी देखेंगे कि सही में स्थिति क्या है, ताकि लोग जागरूक हों और समझे इस बात को, ठीक है। किताबी ज्ञान तो सबको ही पढ़ता है, रियलिटी आप लोग देख रहे होंगे और शायद 10th क्लास में हो तो अभी भाप समझ ज़्यादा उतना नहीं समझ पाए, लेकिन हम थोड़ा बताने का कोशिश करेंगे। देखिए, सस्टेन यूज ऑफ लाइन विदाउट कंफर्टेबल। बात ऐसा है कि खाली ज़मीन है और पर खाली यूज कर रहे हैं, लेकिन जैसे कोई आदमी है वो पढ़ रहा है, खाली पढ़ रहा है, खाली पढ़ रहा है और रिजल्ट हो ही नहीं रहा। तो कोई ने जो मान लीजिए आप डॉक्टर का तैयारी कर रहे हैं और कॉमर्स पढ़ने से थोड़ी होगा, नहीं ना होगा। हर एक चीज़ का स्ट्रेटजी से पढ़ाई करना पड़ता है। बस वही चीज़ है कि यहाँ पर ही कह रहा है कि लैंड, जैसे मान लीजिए कोई ज़मीन है, मान लीजिए हमारे 10 कट्ठा की ज़मीन है और उस ज़मीन को हम क्या कर रहे हैं कि खाली खेती कर रहे हैं, ना खाद डाल रहे हैं, ना कुछ डाल रहे हैं, सब भगवान के भरोसे है। एक समय हो जाएगा कि उसका सारा फर्टिलिटी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो पुराना, जैसे पुराना जो चावल हो जाता है ना, उसका वैल्यू खत्म हो जाता है धीरे धीरे, ठीक है, पुराना चावल का। तो वही चीज़ है कि धीरे धीरे क्या होगा कि आपको टेक्नोलॉजी के हिसाब से, क्योंकि प्रेशर लैंड पर ज़्यादा हो रहा है, लैंड पर प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, उतने प्रोडक्शन आप सोच रहे हैं, उतनी वह जो छोटा मोटा प्रोडक्शन ओकरा में कैसे सस्टेन होगा, कैसे होगा आदमी का, नहीं ना हो पाएगा। तो वही कह रहा है कि सस्टेन्ड यूज ऑफ लैंड, यानी कंटिन्यू लैंड का यूज हो रहा था बिना कंपेटिबल जो भी है टेक्नो इंस्टीट्यूशनल चेंज है हिंडर द पेस। यानी कहने का मतलब है कि कोई चेंज नहीं लिया गया, कोई टेक्नोलॉजिकल चेंज नहीं हुआ, कोई इंस्टीट्यूशनल चेंज नहीं हुआ। आखिर टेक्नोलॉजिकल चेंज क्या है, इंस्टीट्यूशनल चेंज क्या है, इसको हम नीचे समझेंगे और अच्छा से समझेंगे कि कहीं दिक्कत ना हो। थोड़ा ये हार्ड पोर्शन है, लेकिन समझिएगा एकदम मजा आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। हिंडर द पेस, यानी ये क्या किया कि जो स्पीड था खेती का, यानी जो प्रोडक्शन था, उसको कहीं ना कहीं इसने बाधा किया है। अब समय के साथ चेंज नहीं होएगा तो समय आपको चेंज कर देगा, इसलिए खेती में भी वही हुआ। समय बदलता गया लेकिन लोग खेती करने का तरीका नहीं बदल रहे थे। अभी भी जाके देखिए, अभी अगल बगल अपने गांव में उन लोग जैसे सॉइल है तो सॉइल के पहले चेक नहीं कराएंगे कि सॉइल एसिडिक होल है कि बेसिक होल है। अगर बेसिक है तो उसमें एसिडिक वाला बेसिक, अब अगर फसल हो तो उसको एसिडिक करना पड़ेगा, न्यूट्रल करना पड़ेगा ना। तो ये सब चीज़ देखना पड़ता है। लेकिन हमने कहा कि हाँ पानी पटाओ खेत जोत, ऐसे थोड़ी होगा यार, सिस्टम नहीं है। देखो जब ले सिस्टम नहीं बनेगा, कारण है सिस्टम नहीं बनने का, ये गवर्नमेंट एक से एक स्कीम तो ला दे रही है लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा, और इम्प्लीमेंट कर भी रहे हैं तो लोगों को जागरूक नहीं हो पा रहा है। सबसे बड़ा चीज़ है कि लोगों को जागरूक करना कि सरकार ये चीज़ लाई है। अगर वो चीज़ धरती पर, अगर ग्राउंड पर वास्तविकता क्या है और सरकार ला क्या रही है, उसका बहुत अंतर होता है। हम लोग के दिन में सरकार अभी भी फिलहाल जो सरकार है वो सिर्फ ला देती है नियम, लेकिन यहाँ जनता जो है सिर्फ उसी नियम को देखती है कि किसान के लिए पैसा कुछ आ रहा है कि नहीं। अभी देखिए हर कोई 6,000 कमा रहा है, एक घर में 10 गो आदमी 6,000 रुपया उठा रहा है। क्या भाई, तो हम किसान है। आज ले वो किसान ने खेत नहीं देखा होगा, उसको पता होगा नहीं होगा कि खेत हमारा करना है। बाबू अलग उठा रहा है, बेटा अलग उठा रहा है, रियलिटी तो ये है, ठीक है। तो छोड़िए उसको, मैटर समझते हैं। इंस्पाइड ऑफ सोर्स इरिगेशन, मतलब इरिगेशन का उसको सोर्स मिला हुआ है, स्रोत मिला हुआ है, लेकिन फिर भी नहर है, नाला है, कुआं है, बोरिंग करिए, ये सब उपलब्ध है, लेकिन फिर भी लोग क्या हो रहा है, कुछ देखिए ऐसा नहीं है, कहीं नहीं किसान का गलती नहीं है, ठीक है। किसान तो चाहता है कि कौन चाहेगा कि हमारा चीज़ बर्बाद हो जाए, कहीं ना कहीं उन किसानों के पास पैसा नहीं होगा बोरिंग करावेला, ठीक है, या मेन दिक्कत पैसा का ही होगा, ठीक है, या वहाँ पर पानी अवेलेबल है, जैसे राजस्थान में पानी अवेलेबल नहीं होगा। तो धीरे धीरे वहाँ पर नहर नाला हो रहा है, डिपेंड अपॉन, तो फिर भी पानी पटाने के लिए, इरिगेशन करने के लिए सोर्स तो है,
लेकिन फिर भी वो लोग किस पर डिपेंड है, नेचुरली डिपेंड है मानसून पर कि पानी पड़त तो वह पर खेती होगा। तो ऐसा थोड़ी होगा, ठीक है। 60% ऑफ पीपुल डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर यानी 60% लोग, जनसंख्या हम लोग का 121 करोड़ जनसंख्या है, उसमें से 60% लोग एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेड है, ठीक है। स्थिति है और एग्रीकल्चर 60% लोग जब इस पर डिपेंड है, स्थिति क्या है आप देख रहे हैं ना, आप अगल बगल देख लीजिए, पेपर उठा के देख लीजिए क्या है, रियलिटी क्या है, सरकार क्या कर रहा है। चलिए हम नीड टेक्निकल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, अब क्या चाहिए, तो अब टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल लैंड फोर्स तो समझ में आ रहा है। टेक्नोलॉजिकल तो अब समझ में आ रहा है कि टेक्निकली कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा, यानी उसमें टेक्नोलॉजी को लाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब एक से एक टेक्नोलॉजी, जैसे पहले बैल से खेत जोताता था, अब ट्रैक्टर से जोता रहा है, ठीक है। तो ये सारे क्या होगा, टेक्नोलॉजी होगा, ठीक है। पहले लोग खुरपी से काटता था, थी हसुआ से लोग काटता था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि अब एक से एक मशीन आ गया, वो काट भी दे रहा है, सब चीज़ कर दे रहा है, ठीक है। पहले लोग पीटता था गेहूँ धान को, लेकिन अब क्या हो रहा है कि उसमें डाल दीजिए, धान निकल के चला आएगा। तो ये टेक्नोलॉजिकल चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म कहने का मतलब होता है कि रिफॉर्म रिलेटेड टू लैंड ऑनरशिप, मतलब वैसा रिफॉर्म जो कि लैंड ऑनरशिप यानी लैंड के ज़मीन के मालिकाना हक किसके पास है, उस रिफॉर्म से जुड़ा हो। सब्सिडीज यानी क्रॉप फसल पर कुछ सब्सिडी मिले, इस चीज़ से जुड़ा हो, या सेलिंग ऑफ, या जो प्रोडक्शन हो रहा है हमारे खेत में उसको बेचने से क्या किस दाम पर बेचना है, कैसे बेचना है, कि ताकि किसान को फायदा हो। मतलब कुल मिला के कुछ ऐसा नियम बनाना है, कुछ ऐसा चीज़ करना है जिससे टेक्नोलॉजी के अलावा, ठीक है, जिससे क्या होगा कि रिफॉर्म आए, यानी किसानों का हालत बदहाल नहीं हो, प्रोडक्शन में इंक्रीजमेंट में आए, उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। जैसे मान लीजिए कोई नियम ला दिया, ठीक है, धीरे धीरे ये चीज़ समझिएगा तो आपको ये समझ में आ गया। तो टेक्नोलॉजिकल तो आप समझ में रहे हैं कि भाई टेक्नोलॉजी लाना है, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म थोड़ा हार्ड हो जाता है, ठीक है। अब इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म में क्या आता है ये देखिए, कलेक्टिवाइजेशन जो भी है, थोड़ा सा दिक्कत होता है अंग्रेजी बोलने में। कलेक्टिवाइजेशन जो होता है, इसमें क्या होता है, कलेक्ट करना होता है, जिसे समझिए। और कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, यानी इसका मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए मेरा खेत है, अब बिहार और यूपी में आप जाइएगा और एक पंजाब में जाइए, तो बिहार यूपी में क्या है कि मान लीजिए हम किसान हैं, तो हमारा 4 कट्ठा खेत इधर होगा, तो 4 कट्ठा 1-2 किलोमीटर पर होगा, फिर 5 किलोमीटर पर 4 कट्ठा होगा, माने एक जगह सब खेत नहीं होगा। तब खुद सोचिए, मान लीजिए हम बोरिंग भी करते हैं पानी इरिगेशन करने के लिए, तो कई जगह बोरिंग करेंगे, 4 लाख के तो हमारा बोरिंग करे पड़ जाएगा। अगर मान लीजिए 10 बीघा खेत है, 1-1 बीघा हर एक जगह पर, तो बोरिंग पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ के किसानों को यूपी और बिहार की यही सिस्टम है, कुछ खेत उन्ने, मतलब सब बिखरायल है, ठीक है, कहीं एक जगह नहीं है। तो इसका मतलब यही होता है कि अब उसमें क्या करना है कि ऐसा सिस्टम बनाना है कि सारे जो एक जैसे मेरा है, तो उसमें क्या होगा कि अब खेती अच्छा से नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इन दोनों का मतलब यही होता है कि जो एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि जो बिखरा हुआ जो खेत है, 4 गुने सबको एक जगह कर दिया जाए। अब जब सब एक के जगह हो जाएगा तो हमको भी खेती करने में मजा आएगा कि हाँ भाई, अब एक के जगह एगो बोरिंग कर दिए, मेरा मतलब 10 बीघा एक के जगह रहेगा, तो सारा अच्छा से खेती होगा, ठीक है, प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा, मनो लगेगा। अब कुछ यहाँ पर लगा है तो फिर वहाँ जाता, फिर वहाँ जा, आदमी अलसा जाता है, ठीक है। तो बहुत तरह का चीज़ हो जाता है, तो बिखर जाता है। इससे आप 4 गो काम ले लीजिएगा ना तो दिक्कत हो जाएगा, लेकिन एक काम पर फोकस रखिएगा तो सब बड़ा शानदार होता है। तो वही चीज़ है, तो कलेक्टिवाइजेशन करना पड़ेगा, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, यानी जो बिखरा खेत है उसको एक जगह करना है ताकि प्रोडक्शन इंक्रीज हो सके। कोऑपरेशन माने एकजुट होकर रहना है, ठीक है। एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी, अब जमींदारी सिस्टम खत्म करना है, यानी जमींदार जो क्या करता था, बहुत शोषण करता था गरीब किसान मजदूर का, खेत सब करवा देता था और जितना प्रोडक्शन हुआ सब हड़प लेता था, तनी सुन देता था जिएला। तो ऐसे थोड़ी होगा, ठीक। धीरे धीरे चेंज हुआ। तो ये सब जो रिफॉर्म हो गया, यही इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म है। तो कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि अगर ऐसा होगा तो प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, एग्रीकल्चर सुधरेगा, ठीक है, किसान इथी होगा, बदहाल से सुधरेगा। लेकिन कहेला है, रियलिटी क्या है आप भी जानते हैं।
अब देखिए इसके लिए क्या क्या किया है। आफ्टर इंडिपेंडेंस सरकार ने क्या किया है, क्या तो पहला सबसे पहले 5 ईयर प्लान है। पहला जो 5 ईयर प्लान था 1950 से 51 से 56 के बीच में, 1951 से 1956। 5 ईयर प्लान क्या होता है? 5 ईयर प्लान होता है कि इसमें कुछ लक्ष्य रखा जाता है, गोल रखा जाता है, ताकि सरकार डेवलप हो सके इंडिया, ठीक है। तो उसमें लैंड रिफॉर्म लाया गया, एक एक्ट लाया गया। उसका मेन एम क्या था? मेन ऐसे एम तो बहुत था, लेकिन लैंड रिफॉर्म एम का मेन यह था कि मान लीजिए ठीक है कोई खेत है, उसमें हम काम कर रहे हैं 10 साल से, भले ज़मींदार का खेत है, ठीक है, लेकिन 10 साल से हम काम कर रहे हैं, तो भैया 10 साल से काम कर रहे हैं तो कुछ तो हक होगा ना, ठीक है। तो बस यही चीज़ हुआ। मेन एम उसमें यह दिया गया कि लैंड का जो मालिक होगा वो होगा जो उस खेत पर खेती कर रहा है, ठीक है, भले आपके नाम है, लेकिन खेत में जो काम कर रहा है उसका मालिकाना होगा। तो ये चीज़ हुआ। तो जैसे देखिए आप किसी के अंडर काम कर रहे हैं तब बिना मन से काम कीजिएगा, मारा होता ही ना, कैसे कर ले, ठीक। लेकिन जब आपका काम होगा पूरा एकदम 100% दीजिएगा, पूरा 100% दीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ होता है। जैसे आप एग्जाम बैठे हैं, अपना कॉपी में गलत नहीं लिखिएगा, लेकिन दोस्त के बतावे होगा तनि सुन गलतियों बता दीजिएगा। तो यही चीज़ होता है, ठीक है। मेन एम इसमें यही दिया गया। एग्रीकल्चर रिफॉर्म में हुआ। फिर देखिए अब कहीं ना कहीं ये सब चीज़ हो रहा था, तो हो रहा था तो अप्लाई तो हो जा रहा था, लेकिन लागू नहीं हो पा रहा था। और हो भी रहा था तो एक सीमा, मतलब एक सीमित इलाका में डेवलप हो पा रहा था। तो भैया ऐसे थोड़ी होगा, भारत बड़ा देश है, डाइवर्सिटी वाला देश है, तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ताकि बहुत सब लोगों को मिले, डेवलप। तो उसके लिए एग्रीकल्चर रिफॉर्म आया 1960 से 70 के बीच में। एग्रीकल्चर रिफॉर्म करने का मतलब कुछ ऐसा नियम लाते हैं ताकि रिफॉर्म हो जाए, सुधार हो जाए, ठीक है। जैसे कहें रिफॉर्म करने का मतलब है कि जैसे घर है उसको तोड़ के एकदम नया शानदार बना दिए तो वो रिफॉर्म हो गया। तो वही चीज़ हो गया। 1966 में आया ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति। आप लोगों ने पढ़ा होगा, व्हीट और राइस का प्रोडक्शन बढ़ गया। व्हाइट रिवॉल्यूशन आया था, दूध का प्रोडक्शन बढ़ाया गया। तो ये सारा चीज़ हुआ, लेकिन फिर भी दिक्कत है। अब देखिएगा कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया है उसका रिजल्ट आपको ज़्यादातर हरियाणा और पंजाब में ही मिलेगा। इधर आपको शायद ही ग्रीन रिवॉल्यूशन का रिजल्ट मिलता है। यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल इलाकों में उतना नहीं है रिजल्ट। इसका ज़्यादा फायदा ग्रीन रिवॉल्यूशन का कहाँ हुआ? हरियाणा और पंजाब में, वहाँ पर वाकई में हुआ। तो आप देख रहे हैं कि सीमित क्षेत्र में ही इसका अप्लाई हो रहा है, डेवलप हो रहा है। ला तो रहा है सरकार, लेकिन सीमित एरिया में डेवलप हो रहा है। अरे कुछ ऐसा लाओ कि सब डेवलप हो, सब पढ़े, सब बढ़े, ठीक है। अंडा खिया रहा तो सब सब, मान लीजिए 4 घर में आदमी है तो एक कोई ऐसा नियम बना दिए कि क्यों कष्ट हो रहा है तो 3 तो खिसियाले न रहेगा। तो वही चीज़ है। और दिक्कत पीछे भी जाएगा, हमारा घर पीछे जा रहा है। जैसे अगर आप 4 भाई हैं, 3 टेंशन में है तो घर पीछे जा रहा है, तो भारत को डूबने नहीं ना देना है। तो फिर क्या हुआ? 1980 और 1990 में एक कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब बहुत बड़ा लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम आया, यानी लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम आया, ठीक है। होगा कुछ प्रोग्राम इसके अंदर। उसके बाद क्रॉप इंश्योरेंस हो गया, यानी फसल अगर आपका जलता है, एथी होता है, दहता है, बाहर से दह जाता है, पानी से बर्बाद हो जाता है, जल जाता है, नेचुरली होता है, तो आपको इंश्योरेंस सरकार देगा, जितना के लॉस हुआ उतना आपको देगा। हाँ चलिए ये सही है, और अभी भी लोगों को मिलता है, ठीक है। लेकिन भारत के जनता तो ऐसा है, एगो के खेत हुआ है, अब बापे बेटे भर देता है कि हमरो लॉस, हमरो लॉस। अरे यार ओरिजिनल रहो तो 4 के फेर में 10 को भर देता है, तो ओरिजिनल वाला को भी नहीं मिलता है, फेक वाला भर देता है, फेक वाला के मिल जाता है, ओरिजिनल के नहीं मिलता है। रियलिटी तो ये है। कारण गांव के लेवल पर मुखियों इस सब में कुछ इन्वॉल्व होता है। छोड़िए, ग्रामीण बैंक का इंस्टॉलमेंट किया गया, यानी ग्रामीण बैंक बनाया गया ताकि लोगों को मदद हो, किसान उसान को। कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब होता है 4 लोगों का समूह मिलकर कोई काम कर रहा है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाया गया। जैसे सुधा फैक्ट्री क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक है। लोन फैसिलिटी, लो इंटरेस्ट पर, यानी गरीबों को, किसानों को इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट पर 2% 3% पर लोन दिया जाए ताकि वो खेती कर पाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, अगर बैंक में किसान चल जाए लोन मांगने तो उसको भगा दिया जाता है।
इतना अगर मान लीजिए भागाया नहीं गया तो अगर लोन देने के लिए बुलाया जाता है तो बेचारा इतना ना कागज़ के फेर में परेशान हो जाता है कि पगला जाता है। इसलिए वो क्या करता है कि कोई ज़मींदार से ले लेता है और ज़िंदगी भर बेचारा सूदे देवित रह जाता है। क्या कर सकता है? गरीबी, अगर दुनिया में अगर कोई सबसे ख़राब चीज़ है तो वो है गरीबी। 10 दिन आप गरीब बन के देख के जी लीजिए, या एक रात किसी गरीब के घर में जाके देख लीजिए कितना कष्ट में वो रहता है। अगर आप लोग पढ़ रहे हैं, CBSE स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो समझिए कि आप लोग बहुत लकी हैं। ठीक है, आपको माँ बाबू पढ़ा रहा है, इतना कम मत समझिए। आपके स्कूल में 2000 10,000 रुपया मतलब साल में नहीं होता, 20-30 हज़ार रुपया आपके यहाँ आपका खर्चा है, 40,000 रुपया खर्चा है। ठीक है, और 40,000 के लिए एक किसान मोहताज होता है। तो आप बस पढ़ रहे हैं, आप रियलिटी, नॉलेज कुछ और होता है, रियलिटी कुछ और होता है। गांव का जीवन में जाके कभी किसान का जीवन देख भी नज़दीक से देखिए, मोबाइल या यूट्यूब पर नहीं, नज़दीक से देखिएगा तो समझ में आएगा। मोबाइल और यूट्यूब की दुनिया अलग हो गया है। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया, लोन फैसिलिटी। ठीक है, ये तो हमको लगता है कि महारथी है, झूठ मूठ के कहाँ का किसान के लोन मिलता है। ठीक है, अब मिलता है, कभी कदाल मिल जाता है। चलिए, किसान क्रेडिट जिसको नहीं ज़रूरत है उसी को मिलता है, और जिसको ज़रूरत है उसको नहीं मिलता है। गांव के ज़मींदार जो होगा ओकरा मिल जाएगा। ठीक है, और जो छोटा किसान होगा बेचारा को नहीं मिलेगा। अरे यार, उसको दो जिसको ज़रूरत है। किसान क्रेडिट स्कीम आया, इसमें भी कुछ पेंशन उन्शन वाला था। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम आया। प्रोग्राम ऑफ फॉर एग्रीकल्चर, मतलब अब क्या किया गया कि जो नियम आ रहा था उसको इम्प्लीमेंट करना है तो सबसे पहले लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। तो जागरूक करने के लिए प्रोग्राम आता था रेडियो पर। अभी भी देखिएगा कि एग्रीकल्चर का चैनल है, कृषि कुछ चैनल है, रेडियो पर बताया जाता था कि इस तरह का प्रोग्राम है। लेकिन आदमी भी देखिए, सरकार का भी गलती नहीं है, आदमी का भी गलती नहीं है। देखिए, ताली एक हाथ से नहीं बजता है, दोनों हाथ से बजता है, रियलिटी है। तो चल क्या रहा है, यही चीज़ है। तो लोगों को जागरूक कीजिए। अब आदमी भी डरता है, जैसे आम जनता जो है, गरीब है, अगर किसान है तो सबसे पहले तो बेचारा, ठीक है, छोटा किसान जो होगा वो तो अनपढ़ होगा, ज़्यादातर 80% चांस है। और अनपढ़ होगा तो बैंक में लोन के फेर में जाएगा तो टेंशन से पगला जाता है, कोई उसको बुर्बक बना देता है। ठीक है, कि अब लोन लेना है तो 4 तरह के कागज़ के झंझट, ये भरा तो वो भरा, वो भरा, कैसे होगा, नहीं ना, तो आदमी टेंशन में रहता है। ठीक है, MSP का होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसके लिए कुछ दिन पहले हंगामा हुआ था, किसान आंदोलन किए थे। आप लोग देखे होंगे, कुतुब मीनार पर जाकर झंडा फहरा दिए थे। तो MSP होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, समझाने का जरूरत नहीं है। बता देते हैं कि एक ऐसा, कोई भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, कोई भी खेती में रोप रहे हैं, जैसे धान चावल कुछ रोपें, तो एक ऐसा मिनिमम दाम हम उसको बेचें सरकार को या कहीं भी मार्केट में, तो मिनिमम 10 रुपया अगर हम फिक्स किया है सरकार, तो 10 रुपया मिलेगा ही। 10 के ऊपर मिले दिक्कत नहीं, लेकिन 10 से कम नहीं मिलेगा। जैसे आप समझिए कि MRP जो होता है जस्ट उसी का है, कि कहीं आप जाइएगा तो MRP से कम 1 रुपया मिल जाएगा या MRP पर मिलेगा। उसी तरह MSP होता है कि मिनिमम इतना देना है, इससे कम आप नहीं दे सकते हैं। कोई भी चीज़ प्रोडक्शन या किसान बेच रहा है तो ये चीज़ होता है। तो कुल मिला के इतना चीज़ था, इतना इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म आया। ठीक है, इसके बाद अब हम पढ़ेंगे, एक भूदान मूवमेंट है, कुछ है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा और, तो एक लेक्चर इस वीडियो का आएगा। चलिए इसको यहीं समाप्त करते हैं। चलिए, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल, बढ़िया। तो आज हम लोग देखिए, अभी तक हम लोगों ने मोटा मोटी 80% सिलेबस हो गया हम लोगों का ख़त्म। जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है, जाके उस वीडियो को कंप्लीट कर लें, उसके बाद ही इस वीडियो में कोशिश करिएगा आगे के, ना डायरेक्ट छप एकरा पर घुसिएगा एकरा में, तो कुछ समझने के लिए तो समझ में आएगा सारा चीज़, लेकिन जो मेन कंटेंट है इस चैप्टर का वो पीछे है, मतलब उस वीडियो में है। ठीक, ये वीडियो सेकेंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट वहाँ देख लीजिए। टोटल लमसम 2.5 घंटा का लमसम वीडियो होगा, दोनों मिलाकर ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए,
समझते हैं भूदान मूवमेंट या ग्रामदान मूवमेंट क्या था। देखिए नाम से पता चल रहा है भूमदान ग्रामदान। भूमदान का मतलब, भूम का मतलब होता है जमीन, जमीन का जब दान किया जाएगा तो क्या कहलाएगा, भूमिदान। जैसे हम किसी को 4 कट्ठा जमीन दे दिए तो वो भूमि दान हो गया, हम भूमि के दान कर दिए, यानी जमीन का दान कर दिए। तो जमीन के जब दान कर दिए तो भूमि दान कहलाया। अब वही मान लीजिए हम किसी गांव का मालिक है और गाँव के दान कर दिए, जैसे अभी आप लोग का घर क्या कहलाता है, ग्राम पंचायत। गाँव में अभी भी कहलाता है ग्राम पंचायत, ठीक है। तो मान लीजिए हम किसी ग्राम का मालिक है, ठीक है, हम किसी गांव का मालिक है, तो हम क्या किए कि पूरा गाँव में दान कर दिए। तो पूरा गांव जब दान कर दिए, केकरा करेंगे, गरीब आदमी के, बेसहारा आदमी के, जगह पर रह के ज़मीन नहीं है, खाए के खाना नहीं है, तो उस तरह के आदमी को हम लोग क्या किए, गाँव दान कर दिए, तो ग्राम दान मूवमेंट कहलाएगा। अब भूम दान मूवमेंट क्या होता है कि किसी को भूमि जमीन दान कर दिए तो भूम दान मूवमेंट कराता है। अब इसका हिस्ट्री क्या है, इतिहास क्या है, काहे जन्मा, कैसे क्या हुआ, समझते हैं। देखिए गांधी जी का कहीं ना कहीं एक एम यही था कि वो पंचायत लेवल पर यानी गांव लेवल पर वो स्वराज चाहते थे, ग्राम स्वराज उसको बोलते थे। तो चाहते थे कि गांव लेवल पर कम से कम, और अभी भी फिलहाल ये भी देख लीजिए कि अभी भी अगर सही में अगर कहीं डेमोक्रेसी है तो वो है आपके गांव लेवल में, यानी ग्राम पंचायत में। जैसे आप देखिए, ठीक है, आप प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं तो आप डायरेक्टली नहीं चुनते हैं, प्राइम मिनिस्टर को आप नहीं चुनते हैं, आप किसी और को चुनते हैं, वो उनको चुनता है। तो ये डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं हो रहा है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है डायरेक्टली इलेक्टेड, ठीक है। तो अब गांव लेवल में क्या होता है, गांव लेवल में मुखिया को आप ही चुनते हैं, ठीक है, वार्ड को आप ही चुनते हैं, यानी आप चुनिए किसी और को, वो किसी मुखिया को नहीं चुनेगा, नहीं, आप ही लोग मिलकर मुखिया को चुनते हैं। तो पंचायत लेवल पर तो गांधी जी भी इसी सोच के साथ बढ़ रहे थे। तो विनोबा भावे उनके साथ काम करते थे, विनोबा भावे उनके साथ काम करते थे, और सत्याग्रह में वो हमेशा साथे रहते थे, ठीक है। पर्सनल सत्याग्रह जब हुआ था, ठीक है, सत्याग्रह जब लिए थे, पर्सनल सत्याग्रह उसको बोलते हैं, ठीक है, तो उसमें भी वो बहुत मतलब बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे। लेकिन गांधी जी जब चले गए ऊपर, नाथूराम गौड़ से ढाई उड़ा दिस, ठीक है, तो जब उसके बाद क्या हुआ कि गांधी जी का जो सोच था उस सोच पर काम करने लगे कौन, विनोबा भावे। वन ऑफ द वोटेरीज, वोटेरीज का मतलब होता है उपासक, उपासक, समझ में नहीं आया होगा, समझिए। जैसे मेरा 4 गो चेला है कोनो, हमारे गुणगान करता है, ठीक है, तो सब चारों क्या है, उपासक हो गया। यानी एकदम फैन, इंग्लिश अगर अभी के ट्रेन में बोले तो फैन फॉलोइंग होता उनका, पक्का फैन था, ठीक है। तो वन ऑफ द वोटेरीज ऑफ गांधी जी के ढेर मानी उपासक था, मतलब उनका फैन थे, ठीक। उनमें से एक कौन थे, विनोबा भावे, ठीक है। अब क्या हुआ, गांधी जी तो चले गए, तो उनका बात को ग्राम स्वराज पर हर एक लोगों को जागरूक करने के लिए विनोबा भावे ने पद यात्रा किया, यानी पैदल चला करते थे और लोगों तक गांधी जी के संदेश को पहुंचाया करते थे कि गांधी जी ऐसे कहते थे, गांधी जी ये कहते हैं, गांधी जी वो कहते हैं, और गांधी जी के थॉट्स को लोगों को बताया, ठीक है। गांधी जी के जो मैसेज था उसको लोगों को पहुंचाया। एक बार विनोबा भावे कहीं गांव में जाकर मीटिंग कर रहे थे और गांव का नाम था पोचमपाली, आंध्र प्रदेश में है, ये पूछ सकता है आपसे। तो पोचमपाली आंध्र प्रदेश में जब वो गाँवों के लोगों के साथ मीटिंग कर रहे थे, तो देखिए शुरू से ही ऐसा था कि अंग्रेज के आने से पहले भी हमारा या अभी भी जो ज़मीन है या जो भी धन संपत्ति है वो किन्हीं 10% के हाथ में रहता है, और हम लोग गरीब लोग उनके अंदर खटते हैं। कुछ अभी भी ऐसे लोग हैं, कुछ के गांव अभी आप जैसे जो शहर में रहे उनके लिए दिक्कत नहीं है, शहर में भी है, जिसे देख लीजिए रोड के किनारे जो फुटपाथ पर रहते हैं उनके पास ना ज़मीन है, ना अच्छा से खाना मिल पा रहा है, ना फूड सिक्योरिटी है, कुछ नहीं है, ठीक है। कैसे जीवन बिता रहे हैं वो दूसरा बात है, हाँ, लेकिन भले दूसरा चीज़ है, दारू वारू बेच के इलीगल काम करके वो लोग पैसा कमाते हैं। लेकिन अब सबको एक ही तराजू पर तो नहीं तोल सकते हैं, हर एक को तोलने का एक तराजू नहीं लिया जाता है। अगर आप मोटा मोटी देखें तो सबको देखा जाता है तब रिजल्ट निकलता है, एवरेज हम बात कर रहे हैं। तो अब क्या हो रहा था, जब यहाँ पर मीटिंग कर रहे थे तो ज़मीन
बहुत ऐसे लोग थे जिनके पास ज़मीन नहीं था खेती करने के लिए। तो मीटिंग चल रहा था, विनोबा भावे अपना मीटिंग दे रहे थे, ठीक है। तो गांव का कोई एक आदमी उठता है, ठीक है, और वो कहता है कि साहब हम लोग को खेती करने के लिए कुछ ज़मीन उमीन मिल जाता तो बढ़िया रहता। तो विनोबा भावे कहते हैं कि ठीक है, हम जाके गवर्नमेंट से बात करेंगे और कुछ इंतज़ाम किया जाएगा। लेकिन तभी एक आदमी जो है जिनका नाम होता है श्री रामचंद्र रेड्डी, ठीक है, वो उठते हैं और वहीं पर वो घोषणा करते हैं कि ठीक है, मेरे पास बहुत सारा ज़मीन है और उस ज़मीन में से जो भी लैंडलेस लोग हैं, यानी जिनके पास ज़मीन नहीं है खेती करने के लिए या रहने के लिए जो भी है, हम उनको 80 एकड़ का खेत मतलब ज़मीन वो दान कर दिए। तो जो उन्होंने 80 एकड़ ज़मीन जो है दान कर दिया, और जब वो 80 एकड़ का ज़मीन दान किए उसी दिन से, ठीक है, उन्होंने ज़मीन को दान किया यानी भूमि को दान किया, तो वो मूवमेंट आपका धीरे धीरे जैसे आप इसे कुछ अच्छा कर लीजिए, आप टॉप कर लीजिए, ठीक है, आप कहीं किसी एग्ज़ाम में IIT में टॉप कर जाइएगा तो आपके फैन फॉलो बढ़ता है, आपको देखा हिस्की बहुत लोग करने लगते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ हुआ, ये जब कुछ अच्छा किए तो इनका प्रचार सगरों होने लगा। विनोबा में जहाँ जाते हैं उनका प्रचार होने लगा कि भैया वो ऐसा आदमी है जो पूरा 80 एकड़ ज़मीन दान कर दिए हैं, आप लोग में भी कोई है तो देखा हिस्की आदमी, बहुत लोग स्टार्ट किया ज़मीन दान करना, ढेर लोग ज़मीन दान करने लगे, और वहीं से वो जो मूवमेंट था एक तरह का लहर चला, और उस मूवमेंट को बोलते हैं भूदान मूवमेंट, यानी ज़मीन का दान किया जा रहा था और वो कहलाया भूदान मूवमेंट। धीरे धीरे क्या हुआ कि उसके बाद ज़मीन तो लोग दान कर ही रहा था, कुछ कुछ जैसे ज़मींदार भी थे जिनके पास पूरा गांव का वो मालिक होते थे, ठीक है, पूरा गांव का मालिक जो हाई कास्ट, अभी भी देखिएगा कहीं कहीं बड़े गांव में जाइएगा तो 80% या 60% जो खेत होता है, ज़मीन होता है, वो बड़े कास्ट के लोगों के पास, जो ज़मींदार होते हैं उन्हीं के पास अभी भी होगा, ठीक। तो पहले क्या होता था, गांव के मालिक होते थे, ठीक है, पूरा गांव के एक मालिक है, तो वो क्या किए कि धीरे धीरे अपना जो गांव है वो गांव को क्या किए, उन लोगों को दान कर दिए जो क्या लैंडलेस लोग हैं, जिनके पास ज़मीन नहीं है, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है। तो कहें कि जा भैया तू रहना, खेती उती करना, अपना सर्वाइव करना, जीना पीना। आजकल तो कोई वो एक खेत नहीं देगा, ठीक है, गांव के तो बात छोड़ दीजिए, एक मतलब तनी सुन हाथ निकल जाता है तो वहाँ पर मर्डर हो जाता है। यहाँ तो ज़मीन दान हो रहा था, क्यों? कारण था कि पहले ज़मीन का वैल्यू इतना नहीं था। आज हर एक दिन, आज रोज़ पेपर में पढ़िएगा आप कि ला भाई भाई को मारा तो भाई भौजाई के मार दिया, तो कौन अपन मार दिया, चाचा बाबू के मार दिया, ये सब लगा रहा है। काहे? बस ज़मीन के कारण, क्योंकि ज़मीन का रेट इतना भाग रहा है कि आदमी पगलाया है। कुछ करना नहीं, 1 कट्ठा खसकाना है। याद रखिए, एक बात जान लीजिए कि अगर कोई किसी का ज़मीन अगर रोड पर आ गया तो उसका भाव इतना बढ़ जाता है कि हम क्या बताएं, ठीक है, एकदम अकड़ के चलेगा। लेकिन वही आदमी अगर रोड पर आ गया तो उसका वैल्यू नहीं है। तो बस यही कंडीशन था कि जो आदमी रोड पर आया था उसको ज़मीन दिया गया। कौन लोग दिए? जिनका पूरा धनवान लोग थे, ठीक है, कि चाहिए भाई सर्वाइव कीजिए। तो यहाँ से क्या हुआ, ये चीज़ जब गांव दिया गया तो उसको ग्राम दान बोलते हैं, यानी गांव को दान कर दिया गया, और भू को दान किया जाता है, यानी भूमि दान बोला जाता है। However, many learners to provide some part of their land to the poor lands related। अब ये कह रहा है कि कुछ तो अपने मन से भी दान कर रहे थे और कुछ लोग बिना मन के भी दान कर रहे थे। कारण क्या था बिना मन के दान करने का? इससे कोई जो होता है अपना मन से पढ़ता है, कोई माँ बाबू के डरे पढ़ता है, लेकिन पढ़ता है ज़बरदस्ती, कुछ दिन ही पढ़ता है लेकिन ज़बरदस्ती ही पढ़ लेता है। कोई कोई तो एकदम ढीठ होता है, पढ़वे नहीं करता है, ठीक है। कतनों माँ बाबू गार्जियन टाइट रहे लेकिन नहीं पढ़े, और मारा 1 से 20 खोपरा सब है। तो लैंड सीलिंग एक्ट जो था, लैंड सीलिंग एक्ट क्या कहता है? लैंड सीलिंग एक्ट ये कहता है कि इस नियम के तहत यही चीज़ था कि जो लैंडलेस लोग हैं उनको ज़मीन दिया जाए। बहुत सारा ज़मीन, किसी के एक लिमिट रख दिया गया कि किसी के पास इतना ही ज़मीन होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा आपके पास ज़मीन है कोई ज़मींदार के पास, तो ज़मीन को छीन लिया जाएगा सरकार और किसी ऐसे लोगों को दे देगा जिनके पास ज़मीन नहीं है। कुल मिला के लैंडलेस लोगों को, यानी जिनके पास ज़मीन नहीं है, उनको ज़मीन देना ही मोटिव था।
तो वो चलते अब सर ये आदमी जो जमींदार उमींदार थे सोच रहे थे कि ऐसे नहीं तो वैसे लेवे करेगा सब, ये चलते अपने मने दान कर दें ताकि मतलब 4 गो गाँव लोग जाने कि हाँ भाई हो दान कर लाथिन। ठीक है, तो ये चीज़ हुआ कि धीरे धीरे लोग समझ गए कि ओहो भाई है धनवान है, राजा हरिश्चंद्र है, कि पूरा दान कर दिए, तो इमेज भी बच गया, इथी हो गया। तो वही कारण ढेर लोग अपना दान किए गया। ठीक है, और यही चीज़ आपको कहलाया भूदान ग्रामदान मूवमेंट। इसको अलग नाम से भी बोला जाता है ब्लड लेस रिवॉल्यूशन, खून कम रिवॉल्यूशन, जो भी है बस यही चीज़ है। तो इससे यही पूछेगा कि भूदान ग्रामदान मूवमेंट क्या होता है, तो आप बता दीजिएगा कि ज़मीन का दान भूदान, गांव का दान ग्रामदान। ठीक है, और जहाँ तक बात है कहाँ से चालू हुआ, पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश से। मेन लीडर के थे विनोबा भावे, और सबसे पहले दान कौन किए थे? ठीक है, ये मोटा मोटी आपसे पूछेगा। चलिए इसके बाद एक टॉपिक और बचा है, कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी, यानी जीडीपी ओडीपी के बारे में। 5 मिनट का टॉपिक है, इसको ख़त्म करते हैं। चलिए अब है टॉपिक कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट, अपॉर्चुनिटीज, लंद फंद देवानंद। कहानी नहीं समझ लेते हैं, मज़ा आ जाएगा। कुल मिला के बात ऐसा है कि 1951 के बाद, 1951 के बाद इंडिया का जो जीडीपी है उसमें जो एग्रीकल्चर का जो शेयर है, यानी हिस्सा, जिस एग्रीकल्चर का जो जीडीपी है इंडिया में, वो दिन पर दिन गिरते जा रहा है। आपके बुक में डाटा दिया होगा, उस डाटा को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा क्लियरली। तो दिन पर दिन जब वो गिर रहा है तो उसको सुधारना भी एक बहुत ज़रूरी है। जैसे दिन पर दिन डाटा गिर रहा है तो सबसे बड़ा टेंशन है जीडीपी का गिरना, क्योंकि देखिए मैक्सिमम लोग, भारत का 121 करोड़ जनसंख्या में 60% आबादी जो है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। जीडीपी दिन पर दिन गिर ही रहा है, तो दिक्कत वाला बात है ना। तो दिक्कत वाला बात है, इसलिए उसको क्या कर रहा है, फ्रॉम 1951 ऑनवर्ड एग्रीकल्चर से जीडीपी डिक्लाइनिंग, गिर रहा है। 8 इट्स से प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, 11 टू प्रोडक्शन। लेकिन जीडीपी तो गिर रहा है, लेकिन फिर भी जनसंख्या जो है बढ़ रहा है दिन पर दिन, और मैक्सिमम लोग, सब लोग तो शहर में आकर नहीं कमा सकते, तो दिन पर दिन जो एम्प्लॉयमेंट है एग्रीकल्चर में, यानी ज़्यादा जो खेती लोग कर रहे हैं वो दिन पर दिन बढ़ रहा है, लेकिन जीडीपी जो है वो दिन पर दिन गिर रहा है। तो इसके पीछे सरकार सोचने लगा क्या किया जाए भाई, ऐसा का है, ऐसा होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। जीडीपी जब गिरेगा तो मतलब देश डेवलप ही नहीं करेगा तो क्या होगा। तो दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, इस चिंता का विषय बन गया। तो चिंता का विषय बन गया तो 2-4 को IAS का अच्छा अच्छा नेता के बैठाया होगा, सोचा होगा कि भैया क्या करना जाए, क्या ऐसे कारण क्या है। तो वो लोग गए होंगे, जांच किए होंगे, इस कमेटी बनाए होंगे, मतलब वही सब लंदफंद देवानंद किए होंगे। उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद सब सोच विचार करके गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा प्लान बनाया, कुछ चीज़ किया जिससे क्या होगा कि हो सकता है कि जीडीपी में ग्रोथ आ जाए, एग्रीकल्चर को बूस्ट मिले। ठीक है, तो वो क्या क्या था देख लेते हैं। ICAR का स्थापना किया गया, इंटरनेशनल इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। ये करता क्या है कि खेती उती में जो रिसर्च होता है, यानी क्रॉस सीड बनाना है, मिट्टी को इथी करना है, कहाँ का मिट्टी क्या है, कैसन का है, मतलब खेती से जुड़ा जितना शोध है, रिसर्च जो है वो कौन करता है, ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनाया गया। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनेगा तो ढेर लोग ओकरा में पढ़ेगा, ढेर लइकन पढ़ेगा, और लइकन जब ढेर माने स्टूडेंट सब पढ़ेगा तो जाके अच्छा से खेती करेगा, सिस्टम में खेती करेगा, ही ना कि गली ऐसे बिया छीट दिली कुछ हुआ तो हुआ ना, ठीक नहीं, तो सिस्टम में खेती करेगा। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनाया गया, ज़्यादा लोग पढ़ेंगे, ज़्यादा लोगों को ज्ञान होगा। ठीक है, वेटनरी सर्विस, यानी गाय गोरू के इलाज लगी सर्विस दिया गया। वेटनरी मतलब अभी अगल बगल देखे होंगे, वेटनरी डॉक्टर होगा। एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स बनाया गया। ठीक है, जानवर को पोसने के एक जगह पर सेंटर बनाया गया जहाँ पर एनिमल को ब्रीड किया जाएगा, पाला जाएगा, पोसा जाएगा। तो बहुत तरह का सरकार तो देखिए अपने तरफ से कोशिश कर रहा है, लेकिन
जो सरकार का जो प्लान है, जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ पहुँच नहीं रहा है, और जहाँ नहीं पहुँचना चाहिए वहाँ पहुँच जा रहा है। ठीक है, बीच में जिनको फ़ायदा का ज़रूरत नहीं है वो लोग ले रहे हैं। अभी फ़िलहाल देखिए किसान बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम जो आया था उसमें क्या था, या कुछ दिन पहले कि सरकार जो है, भारत सरकार, वो लोगों को 6-6 हज़ार रुपया दे रहा है फ़िलहाल भी। ढेर लोग ऐसे हैं गरीब लोग जिनको नहीं मिल रहा है, और ढेर लोग ऐसा है जिनको आज तक खेत नहीं मालूम है कि मेरा खेत कहाँ है, अब वो पैसा उठा रहा है, वो पैसा उठा रहे हैं। एक घर में माँ बाबू बेटा तीनों अलग 6-6 हज़ार, मानी साल में 18,000 उठा रहा है। सरकार तो लॉस में ही है, सरकार का तो माल जा ही रहा है, सरकार का पैसा तो जा रहा है, लेकिन जहाँ पहुँचना चाहिए वास्तविकता में जिनको ज़रूरत है उनको नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो कुछ लोग जो है क्या कहा जाए, एनिमल ब्रीडिंग सिस्टम बनाया, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट किया, यानी साग सब्जी सबको डेवलपमेंट, मतलब ज्ञान को बढ़ाया गया कि डेवलप हो इस तरह से कि जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा, जीडीपी बढ़ेगा, इंपोर्ट होगा, जीडीपी बढ़ेगा, ये सब चीज़ें। फिर उसके बाद देखा गया कि वेदर फोरकास्ट में, यानी मौसम कब कैसन होने वाला है पहले ही बता दिया जाए, ताकि फसल के अनुसार लोग अपना अथी देख ले। मान लीजिए पानी पड़े वाला है, गेहूँ तो अभी कटने का समय है, पानी पड़ गया तो बर्बाद हो जाएगा सारा गेहूँ, तो पहले ही सरकार लोगों को बता देते हैं कि पानी पड़ने वाला है, आप लोग अपना जिम्मा देख लीजिए, तूफान आने वाला है। तो ये सब चीज़ धीरे धीरे क्या किया गया, विकसित किया गया, लोगों को बताया गया कि मौसम कैसा होगा कैसा नहीं होगा, सब बता दिया जाता था मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट में। गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा डेवलप किया गया, ठीक है, ताकि लोगों को गांव का जैसे देखिए धीरे धीरे लोग शिक्षित होंगे तो खुद पर खुद वो डेवलप होंगे, क्योंकि आदमी जब शिक्षित होता है तो उसका सोच बदलता है, और जब आदमी शिक्षित नहीं होता है तो उसका सोच बदलता नहीं, बिगड़ जाता है। ठीक है, लोग सोचता है कि जिसके पास पैसा आ गया वो बहुत होनहार हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। भले कम पढ़ने वाला या पढ़ने वाला आदमी पैसा कम कमाता होगा, ठीक है, कुछ लोगों को छोड़ दे, लेकिन वो इंसान एक बहुत बढ़िया होता है। क्या नैतिक है क्या अनैतिक है उसको हर एक चीज़ बहुत बढ़िया से मालूम है। ठीक है, तो हर एक चीज़ को तोला मत कीजिए, ठीक है। लेकिन फार्मर जो है अभी भी बहुत सारे चैलेंज को फेस कर रहे हैं, और जिसके कारण बहुत सारे चैलेंज है। जैसे अगर हम चैलेंज का बात करें तो एक चैलेंज हो गया आपका, एक तो सरकार वाला बात हो गया। दूसरा सबसे बड़ा जो मार है, जैसे वो लोग को ये नहीं पता है कि कब खेती करना है, मतलब खेती तो करना है, कब करना है ये पता है, लेकिन किस समय किस तरह से खेती करना है। और पुराने ही पद्धति को लोग अपनाते हुए अभी तक आ रहे हैं, तो उस तरह से अगर किया जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि नया जनरेशन और पुराना जनरेशन में बहुत अंतर होता है। तो समय के साथ उनको भी बदलना चाहिए, लेकिन वो लोग बदलते नहीं। करेंगे क्या कि भैया आएंगे, खेत कोड़वा देंगे, जोतवा देंगे, उसके बाद बिया छीट देंगे, पानी पटा देंगे, और बस खाद 2-4 बोरा छीट दिए। ऐसा थोड़ी होता है। मिट्टी का जांच कराइए, आप जिस फसल को रोप रहे हैं उसको कैसा, कहीं एसिडिक तो नहीं है, कहीं बेसिक तो नहीं, ये सारा चीज़ देखना पड़ता है। लेकिन कारण इसमें न आदमी का गलती है और न सरकार का थोड़ा सा गलती है, कि अगर वो लोगों को जागरूक करे, वो लोग ऐसा चीज़ बता दी, जैसे आदमी सरकार बता भी दिया तो आधा आदमी तो यह टेंशन में रह जाता है कि जाना कहाँ है, मैं कागज़ पत्र का तो ज़रूरत नहीं है। तो बहुत तरह का बात है। दूसरा चीज़, सबसे बड़ा चीज़ है नेचुरल कैलामिटीज, यानी अब मान लीजिए बिना मौसम के पानी पड़ गया, उस समय गेहूं कटने वाला है, धान कटने वाला, पानी पड़ गया तो सारा धान गेहूं क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो नेचुरल कैलामिटी, सोचिए नेचुरल कैलामिटीज जो होते हैं, कैलामिटीज अंग्रेजी कमज़ोर है, तो उससे भी असर पड़ता है। तो बहुत तरह का चीज़ का बात हो जाता है। और कहीं ना कहीं दूसरा चीज़ है कि मान लीजिए कहीं किसान खेती करने के लिए वो सक्षम नहीं है, उसके पास उतना अथी नहीं है कि पैसा नहीं है कि वो खेती करे, लेकिन फिर भी गुजारा करने के लिए कहीं से पैसा मांग के किसी ज़मींदार से, क्योंकि बैंक से लोन लेना उसके लिए इम्पॉसिबल। हम पिछला वीडियो में बताएं, ठीक है, कि अगर वो लोन लेवे जाता है तो बेचारा के इतना ना इंटरेस्ट बोल दिया जाता है, या इतना ना कागज़ पत्र के काम बोल दिया जाता है कि आदमी लोन नहीं लेता है। ठीक, तो मान लीजिए वो कहीं ज़मींदार से लोन लेता है, वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, उसके बाद उसका अगर फसल बिगड़ जाए, ठीक है, फसल बिगड़ जाए, उतना मेहनत के बाद करने के बाद भी फसल अगर नहीं अच्छा होता है, किसी कारण बीज खराब निकल गया, पानी नहीं पड़ा, 10 रंग का बात होता है। अगर उस सब हो गया, उसके बाद अगर उसका फसल खराब हो गया तो सारा
पैसा बर्बाद, मेहनत बर्बाद, पैसा का छोड़िए मेहनत बर्बाद। उसके बाद उन लोगों को समझ में नहीं आता है कि किया क्या जाए, एक ऐसे दर्दनाक की स्थिति में गुजर जाते हैं। शायद आपको अनुभव ना हो, जिनके घर पिताजी लोग किसानी करते हैं वो समझते होंगे इस बात को, ठीक है। और रियलिटी ये है कि इन लोगों को सुसाइड करना पड़ता है। कुछ दिन के बाद, हर एक 10 दिन 20 दिन बाद देखिएगा किसान सुसाइड करने लगता है। बहुत ऐसा नहीं, सरकार बहुत चीज़ आया, ग्रीन एवोल्यूशन आया, क्या क्या आया, लेकिन वो हर एक चीज़ सीमित एरिया में ही डेवलप कर पाया। अलग अलग जैसे कुछ ऐसा प्लान लाइए यार कि सब लोग, पूरा देश में जितना भी किसान है सबको फायदा हो। एक सीमित एरिया में अगर डेवलप होगा, अगर घर में 2 भाई है तो एक ही भाई बढ़ेगा तो दूसरा भाई तो टेंशन में रहबे ना करेगा। तो वही चीज़ है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, कहीं ना कहीं लैक हो गया, आदमी अशिक्षित है। इसका भी कारण है कि आदमी को शिक्षा नहीं दिया, तो 10 रंग का कारण। तो कुल मिला के बात यही है कि जीडीपी धीरे धीरे गिर रहा है और लोग उसमें बढ़ रहे हैं। अब रियलिटी ये हो गया है कि अब कोई भी किसान नहीं चाहता है कि मेरा बाल बच्चा आगे जाके किसान बने, इसलिए वो चाहे कुछ भी हो जाए, 2 वक्त का रोटी भले ना खाए, भूखे रह जाए, लेकिन बाल बच्चा को पढ़ा रहा है। लेकिन बालो बच्चा ऐसा 2-4 गो निकम्मा हो जाता है जब पढ़ता नहीं है, ये समझता नहीं है। लेकिन जब वो खुद इस दौर से गुजरेगा, उस एक्सपीरियंस से गुजरेगा, तब वो समझेगा कि मेरे पिताजी बढ़िया बात कहा करते थे, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या बोल सकते हैं। तो कुल मिला के आपका ये चैप्टर जो था ख़त्म हो गया। इसमें एक टॉपिक और था, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर, जिसको आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। तो पढ़ने का कोई फ़ायदा है ये नहीं, क्योंकि स्टडी वही कीजिए जहाँ कुछ फ़ायदा हो। अब मान लीजिए हम कुछ दिन में मेहनत कर रहे हैं, दिन में मेहनत कर रहे हैं, कुछ फ़ायदा नहीं है, तो आत्मा मर जाएगी, इसलिए उसको पढ़ने का कुछ फ़ायदा नहीं है। तो चलिए इस चीज़ को यहीं ख़त्म करते हैं। इसके बाद हम मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज का वीडियो कुछ दिन के बाद आप लोगों को डाल दिया जाएगा इसी चैनल पर, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।